हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी जो नई द्विवर्षीय बीएड की जो पद्धति आई है उसके अंतर्गत एक कॉपी होती है जिसको हम सामुदायिक कार्य बोलते हैं। आज हम उस पैटर्न को जानेंगे जिस पैटर्न में सामुदायिक कार्य नाम की कॉपी को लिखा जाता है। तो वो पैटर्न है, सबसे पहले जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, बीएड सामुदायिक केंद्र क्रमांक अंतर्गत गृह परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र। तो हमें इसमें करना ये होता है कि हमें एक गांव दे दिया जाता है, गांव या इलाका आप कह सकते हो, जहां पर हमें कम से कम 10 या 15 फैमिलीज़ के पास जाके उस फैमिलीज़ के बारे में विवरण लिया जाता है। जैसे कि हम जनगणना कार्य में नॉर्मली करते हैं वैसे ही कार्य होता है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है एक सामुदायिक केंद्र का नाम। तो जिस गांव में आपको भेजा गया है आप उस केंद्र का नाम लिखोगे इस पर। देन फिर यहाँ पे मकान नंबर। तो मकान नंबर आप किसी एक फैमिलीज़ के पास जाओगे और उस फैमिली का अपना एक घर होगा, उस मकान का नंबर लिख सकते हो। और अगर उस मकान में नंबर नहीं लिखा है ना तो आप वार्ड क्रमांक भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो परिवार के मुखिया का नाम। तो परिवार के मुखिया का नाम आपको फैमिली के मेंबर्स से वो मिल जाएगा और आपको उसको लिखना है आप। देन है फोर्थ नंबर जाति। तो जाति वो जनरल वर्ग में आता है या एसटी, एससी या फिर ओबीसी, जो कि दिया हुआ है सामान्य, अनुसूचित जनजाति और फिर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो वो फैमिली किस कैटेगरी के अंदर आता है आप उसको वो जानकारी लेके उसमें भरना है। देन हम 5 नंबर पे आ जाते हैं, परिवार की अनुमानित कुल वार्षिक आय। तो आपको पूछना है फैमिली के किसी बड़े से कि उस परिवार की वार्षिक आय कितनी है। 6 नंबर पे दिया हुआ है परिवार के सदस्यों की संख्या। तो परिवार के सदस्यों की संख्या वो फैमिली के मेंबर्स में से आप पूछ सकते हो कि उस परिवार में कितने पुरुष हैं, महिला हैं और टोटल बच्चे कितने हैं। और फिर आप सबको टोटल करके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उसको आप लिख सकते हो। देन फिर यहाँ पे आ गया है 7 नंबर, क्या परिवार में गंभीर बीमारी से पीड़ित या विकलांग व्यक्ति है कोई। तो आपको वो जानकारी फैमिली के मेंबर्स से ही मिल जाएगी कि वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर किसी में दिव्यांगता मिलती है या नहीं। देन यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन, परिवार का शैक्षणिक स्तर कितना है। तो परिवार के डिफरेंट मेंबर्स हैं और वो कितना पढ़े लिखे हैं, पढ़ना जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी है। तो फर्स्ट है वर्ग। वर्ग में आपको ये ऑप्शंस दे दिए गए हैं, जैसे कि निरक्षर, जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अक्षर भी पहचानना नहीं आता, आप उसकी कैटेगरी को निरक्षर के अंदर रख सकते हैं। देन यहाँ पे साक्षर, जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा पढ़ लेता है, सिग्नेचर वगैरह कर लेता है और अपना एटलीस्ट अक्षर का ज्ञान है, उसको आप साक्षर में रख सकते हो। देन यहाँ पे पूर्ण साक्षर, जो अच्छे खासे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं बड़े में से, आप उनको यहाँ डालोगे। फिर आ जाता है इधर प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक और स्नातक से ऊपर। तो ये ना घर के बच्चों के लिए है। तो घर में बच्चे कितने हैं, बालक बालिका, तो वो प्राथमिक में है तो आप कितने बच्चे प्राथमिक में हैं आप उतना लिखोगे। अगर बालक है तो 1 लिखोगे, बालिका है तो 1 लिखोगे। फिर माध्यमिक में कितने हैं, स्नातक में कितने हैं, ऊपर स्नातक से ऊपर कितने पढ़े हुए हैं, आप उसका विवरण इसमें जारी करोगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है महिला, पुरुष, बालक, बालिका और विकलांग और कुल। तो आप लास्ट में सबका टोटल करोगे और उसको लिखोगे। क्या आपके परिवार के किसी सदस्य ने बीच में पढ़ाई छोड़ी है या नहीं। तो आपको उस परिवार के सदस्यों से जानकारी लेनी है कि अगर कोई ऐसा सदस्य है जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है तो आपको उससे पूछना भी है कि उसने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी। आपको यहाँ दिया हुआ है, यदि हाँ तो कारण लिखिए। तो आपको वो पूछना है कि वो क्यों छोड़ा था अपनी पढ़ाई। 10 नंबर पे है परिवार के आय का स्रोत क्या है, जैसे कि कुछ कृषि कर रहे हैं, श्रमिक हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, सेवा है, अन्य है। तो हर परिवार की किसी न किसी तरीके से आय होती है, तो आपको वो पूछ के लिखना है कि आय कितनी है। उसके बाद 11 नंबर में है पेयजल। तो उनके फैमिली में पीने का पानी कहाँ से आता है। तो ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, कुआं, नल, बोर, हैंडपम्प, तालाब या अन्य। और अगर उनको पानी पीने से अगर नहीं मिल रहा है अच्छा पानी या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका भी विवरण नीचे टिक करके लिख सकते हो। परिवार में प्रमुख व्यसन या नशा, शराब, तंबाकू, गुड़ाखू, धूम्रपान या गुटखा। तो
तो आपको ये पूछना है कि फैमिली में किसी को कुछ नशे की आदत तो नहीं है, तो उसकी जानकारी आपको उसमें लिखनी है और साथ ही साथ आपको सलाह भी देनी है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है 13 नंबर में, शासन की शैक्षणिक योजनाएं क्या हैं। तो शासन सरकार समय समय पर अलग अलग स्कीम्स निकालते रहता है, तो उस परिवार तक वो नॉलेज पहुंचा है या नहीं, आपको ये चीज़ चेक करना है। आपको उनसे पूछना है कि आपको कौन कौन सी योजनाओं के बारे में पता है और आपको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको उनको जानकारी लेनी है। और अगर उनको नहीं है, मान लो अगर कोई बोलता है कि जानकारी नहीं है, तो आपको उस सिचुएशन में जानकारी उनको देनी भी है। शासन की किस शैक्षणिक योजना से सर्वाधिक लाभ है। अब अगर उसको पता है अपनी इतनी सारी योजनाओं के बारे में, तो उसको कहीं ना कुछ योजना ऐसी होगी जो बहुत अच्छी लगती होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कि बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है, तो बच्चे अपना लंच बॉक्स जो है वो लेने के बजाय वहाँ पे भोजन मिल रहा है, तो वो एक अच्छी सुविधा है गरीब तरीके के बच्चों के लिए जिनको भोजन मिल रहा है। प्लस गणवेश मिलता है और जिससे कि ड्रेस की भी प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। फिर यहाँ पे आ जाता है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को, जिससे उनको पढ़ाई में हेल्प होती है। पुस्तक मिलते हैं। अभी संचार क्रांति योजना आई थी हाल ही में, जिसके तहत बच्चों को या फिर बोला जाए घर की महिलाओं को मोबाइल दिया गया था। कोरोना काल में भी बहुत सारे ऐसे हेल्प किए गए, अलग अलग सरकार के द्वारा मोबाइल वगैरह दिए गए ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लास कर सकें। तो ये सारी स्कीम्स हैं जिसको कि आई थिंक बहुत से फैमिलीज लाभकारी ही मानेंगे। तो आप ये पूछ लेना उनसे कि वो उनको क्या क्या चीज़ ऐसा लगता है कि वो लाभकारी है। नेक्स्ट है यहाँ पे 15 नंबर में, शासन की किस शैक्षणिक योजना को अलाभकारी मानते हैं। अब बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार निकालती तो है, लेकिन हर आदमी उसको पसंद नहीं करता। तो आप उनसे पूछ लेना कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं होता, कुछ अलग होता, कुछ बेटर होता। तो वो अपने अनुसार उनको कुछ योजनाएं होंगी जो पसंद नहीं आ रही हैं, तो वो उसका नाम बताएंगे, तो आपको उसको नोट करना है। 16 नंबर में है, बच्चों की आगे की शिक्षा में प्रमुख बाधाएं क्या हो सकती हैं। तो अगर गरीब बच्चे हैं तो गरीब बच्चों में अगर पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जैसे कि पैसे की कमी, कहीं कहीं पे ऐसा है कि जिन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है या पढ़ाई नहीं हो पा रही है, निःशुल्क नहीं हो पा रही है या ज़्यादा शुल्क लग जा रहा है, तो उसमें बाधाएं, निर्धनता आ सकती है, गरीबी और जागरूकता की कमी। क्योंकि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको जागरूक नहीं है कि उनको बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको बाधाएं बन सकती हैं शिक्षा के मामले में। आप वो चीज़ नोट कर सकते हो, या तो फिर वो फैमिली से भी आप पूछोगे कि उनके अकॉर्डिंग और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको लगता है कि ये बाधा हो रही है उनके बच्चों की पढ़ाई में। 17 नंबर पे है, क्या आप बचत योजना में पैसे जमा करते हैं, यदि हाँ तो नाम बताइए। तो आज के टाइम पे बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो बचत योजना में पैसे जमा कर रही है, जैसे कि बीमा योजना हो गया है, ग्रामीण बैंक, सेविंग अकाउंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको उनसे पूछना है कि अगर वो जमा करते हैं तो हाँ लिखना, और नहीं करते तो नहीं भी लिख सकते हो। और अगर करते हैं तो उस जगह का नाम या तो फिर बैंक का नाम या कौन सी योजना में करते हैं, इसका जानकारी आपको लेके इसमें लिखना है। देन 18 नंबर, किसी समस्या का हल कैसे निकालते हैं। तो फैमिली के मेंबर्स, फैमिली का जो मेंबर है वो किसी भी समस्या, जैसे कि प्रॉब्लम्स हर फैमिली में आ ही जाती हैं, तो उस प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, परिवार से चर्चा करके, सरपंच या अन्य सलाह करके, और 3rd नंबर पे है अपने विवेक से समाधान करके। अगर वो इसके अलावा कुछ और भी बताते हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, और उसी से रिलेटेड कुछ बताते हैं तो आप इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है 19 नंबर, समीपस्थ स्कूल बेहतर हो सके इस हेतु एक सर्वोत्तम सुझाव। तो जिस गांव में आप जाओगे वहाँ आसपास कोई स्कूल होगा, और उस स्कूल के सिचुएशन में ऐसा कौन कौन सा सुधार किया जा सके जिससे कि वो स्कूल और ज़्यादा बेटर हो सके। जैसे कहीं पे शौचालय अच्छा नहीं है, या पीने का पानी अच्छा नहीं है, या फिर स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। और किसी किसी स्कूल में गर्मी के टाइम पे अगर पंखा नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं होती है जो स्कूल में अगर कर दी जाएँ अच्छे तरीके से, तो स्कूल का जो शिक्षा स्तर है वो बढ़ सकता है। तो आप उनसे पूछोगे कि अगर उनको ऐसे ही कुछ मिल सकता है आपको सुनने के लिए कि स्कूल में ये सारी चीज़ों की कमी है, तो आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हो, या पूछ भी सकते हो उनसे कि वो आपको जो बोले आपको लिखना तो वही है। ठीक है।
देन है 20 नंबर में रहवासी क्षेत्र की प्रमुख समस्या। अब आप जिस गांव में गए हो तो वो वहाँ रहते हैं, तो वहाँ रहने में उनको कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि नाली वगैरह साफ़ नहीं हो रहा है, या तो फिर साफ़ सफाई अच्छे से नहीं है, बहुत, और पेयजल अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये सारी समस्याएं रहवासी क्षेत्र मतलब वहाँ रहने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें उनसे पूछ कर लिख सकते हो। देन है 11 नंबर में, क्या आपके घर में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था है? जैसे कि आप जान रहे हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सारे ही घरों में, मतलब गरीब तबके के घरों में जिनका मतलब पैसा का कमी था या कुछ था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनके घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, सारी जगह पे शौचालय वगैरह बना दिया गया। इसके बावजूद अगर किसी के घर में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो आप उसको नहीं लिखोगे, और अगर है तो है लिखोगे, और नहीं है तो उसका कारण भी आप पूछ लोगे कि आपके घर में क्यों नहीं है। कुछ या हो सकता है कि पैसे की कमी है, या सरकार की योजना के बारे में पता ही नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो प्रॉब्लम भी आप पूछोगे। देन है 22 नंबर, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान या स्वच्छ भारत अभियान से अवगत है। तो आज के टाइम पे ये जो योजना है ये बहुत ही ज़्यादा चल रही है, और वो फैमिली अगर इस योजना के बारे में जानकारी रखती है तो आप लिखोगे अवगत है, और नहीं, अगर नहीं रख रही है तो आप नहीं है लिखोगे। और इसके साथ आप ये भी लिखोगे कि मैंने उनको इस योजना के बारे में सारी जानकारियाँ दे दी है, क्योंकि आप उसको बताओगे उस फैमिली को, ठीक है, अगर उनको नहीं पता है तो। और पता है तो बहुत अच्छी बात है कि उनको पता है। देन है 23 नंबर, अभियान को सफल बनाने हेतु आप नियमित रूप से कार्य करते हैं या नहीं, सहयोग देना चाहिए। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है, इसी को सफल बनाने के लिए क्या वो परिवार नियमित रूप से अपना योगदान दे रहा है? जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान अब हर किसी के घर पे जाके कोई साफ़ सफाई तो नहीं करेगा, ठीक है, तो वो अपना जितना भी कचरा वगैरह निकलता है रोज़ का, उसको कूड़ेदान में अच्छी तरीके से डाल रहे हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 कलर के डस्टबिन निकाले गए हैं, जिसमें कि एक कलर है ब्लू और दूसरा है ग्रीन। तो ब्लू कलर में आपको पता है ठोस और सूखे कचरे को डालना है, ग्रीन कलर में गीले कचरे को या तो फिर ऐसे कचरे को डालना है जो आगे जाके अपघटित हो सकता है। तो उनको इस चीज़ की जानकारी देनी है कि वो अपना जो कचरे का निपटारा है वो सही जगह पे करें। प्लस जैसे कि शौचालय मुहैया कराया गया, तो ये स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, तो वो आप उनको अवगत कराएंगे कि वो इन सारी चीज़ों को करके स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपना योगदान दे सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट 24 नंबर, अभियान के संबंध में अपनी राय दीजिए। तो इस स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में उनकी अपनी राय पूछनी है, जैसे कि वो अगर इस अभियान को सफल बनाना चाहते हैं तो वो क्या योगदान दे सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हर इंसान के फ़र्ज़ बनते हैं कि वो कार्य करे, जिसकी वजह से ये जो अभियान है वो सफल हो जाए। तो आप उनको ये चीज़ पूछोगे कि वो अपनी राय दें कि वो क्या सोचते हैं इस अभियान के बारे में, ये अभियान अच्छा है नहीं है, ये सारी चीज़ आप उनसे पूछोगे। देन है 25 नंबर, स्थानीय व्यक्ति जिसमें विशिष्ट गुण हो और अपनी सेवाएं सार्वजनिक रूप से देते हैं, हाँ या नहीं। तो आपको पूछना उस फैमिली से कि क्या उनके घर के आसपास या थोड़ा दूर में ही कोई स्थानीय ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सेवाएं देता है सार्वजनिक रूप से। यदि हाँ तो हाँ लिखोगे, और नहीं है तो नहीं। और अगर हाँ है, मान लो अगर कोई व्यक्ति है जो वहाँ सेवाएं दे रहा है, तो आप उनके बारे में उसकी जानकारी लोगे कि हाँ ये अंकल हैं, ये फलाना नाम का व्यक्ति है जो एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर लोगों की सेवा करता है। मान लो वो 10 रुपीज़ फीस में ही सारे इलाज कर रहा है, तो वो सार्वजनिक सेवा ही है कि या तो फिर फ्री ही कर रहा है, या 10 रुपीज़ या बहुत ही सस्ते दामों पे इलाज कर रहा है, तो वो एक क्या है, सेवा है, सार्वजनिक सेवा। तो आप उस व्यक्ति के बारे में वो चीज़ आप पूछ के उसका लिख सकते हो। देन है 26 नंबर, परिवार की कोई विशेष बात। तो हर परिवार में कुछ ना कुछ अलग होता है, यूनिक होता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि उनकी फैमिली की विशेषता क्या है। जैसे कि उनके फैमिली में यूनिटी बहुत अच्छा है, या तो फिर वो सरकार की सारी योजनाओं में बहुत अच्छे से योगदान देते हैं, या उनके फैमिली में कोई नशा वगैरह नहीं है, नशा मदिरा वगैरह नहीं करते हैं, या फिर वो मांसाहार का विरोध करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो उस परिवार की विशेषता बताएगी आपको। तो आपको ये सारी जानकारी उस फैमिली से ही लेनी है, अपना कुछ विशेष नहीं लिखना है। अगर वो कुछ नहीं जानते हैं किसी अभियान के बारे में, जैसे कि नहीं जान रहे हैं बोलेंगे, तो आपको बताना है उनको, बट आपको जितना भी इसमें लिखना है ना वो उस फैमिली से ही पूछ के लिखना है, ताकि वो अपना जो राय है वो दे सके, क्योंकि आप तो उनका राय जानने गए हो ना, तो इसलिए। और नीचे में आपको दिख रहा है हस्ताक्षर प्रशिक्षार्थी, तो आप
ऑब्वियसली एक बीएड स्टूडेंट हो तो आप क्या हो, प्रशिक्षार्थी हो। तो वहाँ आप अपना सिग्नेचर करोगे, नीचे डेट लिखोगे, आप किस डेट पे गए हो उस फैमिली के पास। देन यहाँ पे प्रशिक्षार्थी का नाम है, तो प्रशिक्षार्थी का नाम की जगह पे आप नाम लिखोगे और उपस्थिति क्रमांक में उपस्थिति क्रमांक। ओके देन जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सो दैट आई विल प्रोवाइड यू मैनी वीडियोज़ रिलेटेड विथ बीएड एंड इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। थैंक यू सो मच, बाय।